afternoon, all of you. So let's start the new lesson here, that is from class 10, that is power sharing. As you know, the power sharing is a word that gives us a detail about how to share the power. Why the power sharing is necessary for any country. What is the meaning of power sharing? So let's start our talk here with the power sharing. What do you mean by power sharing? Power sharing है क्या? अगर हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग द अदर्स दैट इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग. ठीक है, यानी अधिकारों को बांटना पावर शेयरिंग कहलाता है. सपोज दैट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर हाउस, देयर इज योर पेरेंट्स, योर फादर, ही इज गिविंग सम पावर टू योर अंकल, चाचा, मदर कुछ पावर है, आपको कुछ पावर है. तो अपने पावर को और रिस्पांसिबिलिटीज को, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं. सेम इसी तरीके से जैसे घर होता है, वैसे एक देश होता है, वैसे एक सरकार होती है. एक अकेला व्यक्ति सारी पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर सकता. तो इसके लिए कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग. तो इस लेसन में हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ जरूरी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, उनको अधिकार होनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति, एक ही जाति, एक ही धर्म या एक ही कम्युनिटी को पूरी पावर हो. ठीक है, सबसे पहले बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स कहलाते हैं, जिसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं एथेनी की. एथेनी एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जहाँ पे वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कास्ट, लैंग्वेज, कलर, कंट्री. मींस किसी भी तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, तो उसको एथेनिक ग्रुप कहते हैं. ठीक है, चाहे वो जाति को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, तो इसको एथनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. मेजोरिटी एक वर्ड आएगा बार बार यहाँ पे. मेजोरिटी मींस होता है ज्यादा. जब किसी जगह पे जो चीज ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड द मेजोरिटी. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री. सपोज दैट किसी जगह पे इंग्लिश 10 लोग हैं, 10 लोग में से 7 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 3 लोग हिंदी बोलते हैं. तो मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में इंग्लिश स्पीकिंग लोग. ठीक है, तो एक्सेस या ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं? मेजोरिटी कहते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मींस मेजोरिटी का अपोजिट माइनॉरिटी. ज्यादा है मेजोरिटी और कम है तो माइनॉरिटी कहलाएगा. फिर बात करेंगे सिविल वॉर. सिविल वॉर जिसको हिंदी में हम लोग गृह युद्ध कहते हैं. अगर हम बात करें गृह युद्ध की, तो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? जब एक देश के लोग अपने ही देश में आपस में लड़ने लगते हैं. Such kind of the condition is called the civil war, and they are not ready to follow the rules and regulation and constitution whatever they made by the government. So this is called the civil war, and this is the one of the very bad situation for a country where the controller of the country, they are not able to rule over the country properly, and they are having some dispute among the country people. So this is the very big issue for the country. If they want to develop the country, if you want to run the country very politely and you want to develop the country, so civil war नहीं होना चाहिए. तब civil war होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है. लेकिन एक एग्जांपल ऑफ द इंडिया होता है, दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, जहाँ पे छोटी सी बात पे सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉपिक के. हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 2 टॉपिक्स को, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका. सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास, और उसका जो एरिया है, लैंड का एरिया लगभग हरियाणा के बराबर. ठीक है, तो वहां पे सिचुएशन क्या थी? वहां पे सिचुएशन ये थी कि सबसे बड़ी समस्या ये थी बेल्जियम के अंदर कि वहां पर पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी. पावर शेयरिंग क्यों? जब किसी जगह पे लोग रहते हैं और एक कम्युनिटी या फिर एक लैंग्वेज या एक जाति या एक धर्म डोमिनेट करना शुरू कर देता है उस जगह पे, तो दूसरे जाति धर्मों के लोगों के बीच में या भाषा के लोगों के बीच में क्या होता है? इनसिक्योरिटी का भाव पैदा होने लगता है. उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा, तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और जब तक लड़ेंगे तब तक हमें हक मिलेगा नहीं. तो फिर उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं? अपोज करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो पावर में लोग होते हैं उनको दबाना शुरू कर देते हैं. ऐसी सिचुएशन में देश में क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये वो बहुत कुछ चलता रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले बेल्जियम की कंडीशन ले लेते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है कि बेल्जियम एक छोटा सा देश जिसके अंदर 59% पीपल जो है डच बोलते थे. यानी उसकी पॉपुलेशन का लगभग 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे. और वहीं पर
40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। तो 3 स्पीकिंग लैंग्वेजेस के लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल में हालात बिल्कुल अलग थे, वहां पे उल्टा था। 80% लोग जो थे वहां के ब्रुसेल्स की, वो क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे, और 20% क्या बोलते थे, डच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरे देश का डाटा है और ये है केवल और केवल ब्रुसेल का। अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो वहां पे पावर में या फिर मेजोरिटी में कौन है, ये डच स्पीकिंग है। बट जैसे हम ब्रुसेल या उसकी कैपिटल राजधानी में आते हैं तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो जाती है और यहाँ पे परसेंटेज हो जाता है 80, अपोजिट बिल्कुल। अब भाई जैसे दिल्ली में मान लो किसी का है और पूरे देश में किसी और का है तो चेंजेस तो होगा ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो फ्रेंच लोग थे ये अमीर थे, पावरफुल थे, प्रोस्पेरियस सेक्शन से आते थे, इनके पास पैसा ज्यादा था, तो ये अपने बातों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से रख पाते थे। बट समस्या ये होती थी कि जब ये गवर्नमेंट बनती थी, सरकार बनती थी, तो पावर में कौन हो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, डच कम्युनिटी के लोग हो जाते थे। और फिर ये क्या करते थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को कैसे ना कैसे करके क्रिटिसाइज करके या फिर उनकी पावर्स को रोक के या फिर ऐसे नियम कानून बनाए जाते थे जहां पर इनको दिक्कत होती थी। बस बहुत सारे मुद्दे निकल के सामने आए। फ्रेंच पीपल को लगने लगे कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा, ज्यादातर फेवर किया जा रहा है डच को, और उन्होंने क्या किया, डच लैंग्वेज को, ठीक है, जो डच लैंग्वेज थी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी कि भाई डच लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो और भी ज्यादा शक हो गया फ्रेंच पीपल को कि भाई हमें कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके खिलाफ फ्रेंच पीपल लोगों ने क्या किया, डच के खिलाफ आवाज उठा दी, अपने ही देश के अंदर डिमांड करना शुरू कर दिया, अपने लिए अधिकार मांगने शुरू कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातें होने लगी, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। इन्होंने बोला कि हमें भी ऐसा करो, नहीं तो हम आपको ब्रुसेल्स में आने नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होने लगा, बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। चलिए ब्रुसेल पे आके छोड़ते हैं। ब्रुसेल की सिचुएशन, बेल्जियम की सिचुएशन मैंने आपको बताई, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं पर श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका जो एशिया का देश है, तमिलनाडु से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। अब यहाँ पर क्या हालत है, यहाँ पर भी सेम वही कहानी, सिचुएशन सेम है लगभग, पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग हैं, एक रहते थे तमिल और सिंघाला और उदेश या क्रिश्चियन लोग, ठीक है। तो 74% जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या बोलते थे, वो सिंघाला लैंग्वेज भाषा को बोलते थे। 74% जो लोग थे वो क्या करते थे यहाँ पे कि जो सिंघाला लैंग्वेज थी श्रीलंका की उस भाषा को बोलते थे, और 18% जो लोग थे वो क्या करते थे, तमिल भाषा बोलते थे। अब इन तमिलों में 2 तरीके के तमिल थे, एक तमिल थे जो श्रीलंका के थे, मतलब श्रीलंका के अंदर ही जो तमिल थे, तमिल भाषा को अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने, वो थे। और 7% थे इंडियन तमिल, जो हिंदुस्तान के तमिल थे। जब वो कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, उस वक्त उनके पेरेंट्स दादा परदादा वहां पे चले गए थे बंधुआ मजदूर बन के, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे वहां पे अपना बस गए, तो 7% तमिल वो भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, कौन, सिंघाला स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि तमिल भाषा को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया, तमिल लोगों को बिल्कुल ही असाइड कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दी, ठीक है, गवर्नमेंट बनी वहां पे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने इसको प्रोपेगेंडा फैलाया कि भैया अगर आप सिंघाला लैंग्वेज बोलोगे तो आपको जॉब्स मिलेगी, यहाँ पे छूट मिलेगा, वहां पे छूट मिलेगा, स्कूलों में एडमिशन होगा। तो वैरायटीज ऑफ थिंग्स उन्होंने सिंघाला स्पीकिंग लोगों के लिए देना शुरू कर दिया। और स्पेशल बुद्धिस्ट धर्म को, क्योंकि सिंघाला ज्यादातर क्या फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे, तो उनके लिए बहुत सारे रिजर्वेशन कर दिए। तब यहाँ पे जो ये तमिल लोग थे, इंडियन तमिल जिसमें हिंदू मुसलमान भी थे, ठीक है, और 7% क्रिश्चियन भी थे, इन लोगों को लगने लगे भाई ये तो गलत है, हम भी यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए कोई हक की बात नहीं हो रही, हमें क्यों अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सरकार हमारे को अपने हिस्सा क्यों नहीं दे रही है, सब कुछ सिंघाला स्पीकिंग लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आवाज उठानी शुरू की। आवाज उठानी शुरू की तो फिर वहां पर वैसी सिचुएशन हुई, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, सिविल वॉर हो गया श्रीलंका के अंदर, सेना आ गई,
सेना अपने लोगों को मार रही है, जेल में डाल रही है, बंद कर रही है, और ये सारी दिक्कतें वहां पे शुरू हो गई। अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए कि बेल्जियम में भी यही कहानी है और श्रीलंका में भी यही कहानी है। तो भैया ये कब तक चलता रहेगा? लड़ते रहो, मरते रहो, क्या फर्क पड़ता है? पर इसका एक सोल्यूशन निकालना जरूरी होता है। डिपेंड करता है कंट्री के पावरफुल पर्संस के ऊपर, जनता के ऊपर, और उस रूल के ऊपर कि वो किस तरीके का सोल्यूशन निकालना चाहता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं बेल्जियम में। दोनों ही देश एक जगह पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी लोग लड़ रहे हैं, पर इस देश ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला, उपाय निकाला। और सोल्यूशन क्या था? सुनिए ध्यान से। ये जब देश आजाद हुआ तो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, बार रूल रेगुलेशन बदले जाते थे। हमारे देश के अंदर एक बार बदल दो, पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात ही नहीं हो सकती, ठीक है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, दंगा फसाद होना शुरू हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, दिल्ली को घेर लो, अलग अलग जाति धर्म के आंदोलन होने लगते हैं, रेल रोको, ट्रेन रोको, लोगों को मारो, आग लगाओ, ये करो वो करो। तो हमारा देश हिंदुस्तान, हम बात करें किसकी? बेल्जियम की, ठीक है? तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुए, फिर एक बार बैठ के बात हुई, ठीक है? दोनों तरफ के लोग बैठे, बात क्या हुई? बात ये हुई कि हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। किसको? फ्रेंच पीपल को भी और डच स्पीकिंग पीपल को भी। यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की बात होगी तो 50-50 का रेशियो रहेगा सीट्स का। इस बात का तैयार हो गए दोनों लोग, और ठीक है भाई। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? यहाँ पे 50-50 का रेशियो होगा तो भाई कोई अपने लिए बनाएगा नहीं, जब तक ऐसा कानून पास आउट नहीं होगा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, तो वो बिल पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बना कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकारें होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होंगी। वो अपनी मर्जी से भी कुछ डिसीजन ले सकती हैं या बहुत कुछ डिसीजन ले सकती है, बस एक बार उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, जैसा हमारे इंडिया में भी होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट में आता है ब्रुसेल्स की बात। यहाँ पर तो 50-50 का रेशियो हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक अलग तरीके का मान लिया गया, इसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी मान के एक अलग तरीके का चीज मान लिया गया, और यहाँ पर स्पेशल इलेक्शन कराया जाता था ब्रुसेल के लिए। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन 50-50 का ही था, मतलब भाई पूरे देश का एक इलेक्शन हो गया, यहाँ पे 50-50 के रेशियो में इलेक्शन हो गया, और यहाँ पर भी 50-50 के रेशियो में इलेक्शन हो गया, बट इसका इलेक्शन अलग तरीके से होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपने को आधा दे दिया और यहाँ पर इन्होंने आधा दे दिया। इस तरीके से ब्रुसेल में भी 50-50 गवर्नमेंट बनी और सेंटर में भी 50-50 की गवर्नमेंट बनी, और यहाँ की स्पेशल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है? अब बात करते हैं ब्रुसेल के अंदर एक थर्ड टाइप का भी गवर्नमेंट बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप का गवर्नमेंट बनाया गया, जिसके अंदर जो लैंग्वेजेस है, डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज या फिर जर्मन लैंग्वेज के जो स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने अपने लैंग्वेज, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, मतलब रिलेटेड टू अपने डच और इसके कल्चर के हिसाब से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और उनके अंदर अपने मामलों से जुड़े हुए मामलों के लिए वो खुद अपना फैसला वहां पे लेंगे। अगर ये डच से संबंधित कोई शादी विवाह या कुछ रूल रेगुलेशन को चेंज करना है, ठीक है, तो वो खुद करेंगे। उसके अंदर फ्रेंच और जर्मन लोग कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जर्मनी वाले में ये लोग नहीं चेंज करेंगे। जैसा हमारे देश में होता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, अब ट्रिपल तलाक बिल है, हमने भी शुरुआत में लिया था, पर हमारे यहाँ पे क्या है, एक जुडिशरी सिस्टम बनाया गया, जैसे 3 तलाक का मुस्लिमों का है, शादी कैसे भी कर सकते हैं और तलाक कैसे भी दे सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट जब था और मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप 3 शादियां करते हो तो आप जेल जाओगे, और मुस्लिम 3 शादियां कर सकते हैं। तो क्या हुआ था, बहुत साल पहले हिंदू मैरिज एक्ट को क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था कि अब ये चीजें नहीं है। बट मुस्लिम लॉ ऐसे ही चलता रहा, और ट्रिपल तलाक और पता नहीं कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसको देखा गया कि भाई उन धर्म के जो ठेकेदार लोग बैठे हुए, उन्होंने क्या किया, इन कानूनों को गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। तो उसी धर्म के लोगों ने, हमारे देश में इंटरफेयर नहीं करते हम लोग,
बट अगर कोई उस रिलीजन से, उस लैंग्वेज से, उस धर्म से अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कहता है कि हमारे को ऐसा ऐसा है जी यहाँ पे न्याय दिलाना चाहिए, तो कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकता है और रूल बनाया जा सकता है। बट वो रूल भी क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट से पास आउट होके ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर हुआ। अब बात करते हैं, तो सोल्यूशन हो गया, सब लोग मिलकर शांत हो गए। अब बेल्जियम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, पर क्या श्रीलंका ने सोल्यूशन किया? नहीं, श्रीलंका ने वो सोल्यूशन नहीं किया। श्रीलंका ने बोला भैया हम तो सिंगाला है और हम क्या करेंगे, फोर्सफुली ही रूल करेंगे। तो करो। कई सालों तक यहाँ पे गृह होता रहा। हमारे राजीव गांधी जी इसकी बलि चढ़ गए जब उन्होंने अपने शांति सेना लड़के जैसे आतंकवादी संगठन यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और आज भी श्रीलंका के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है। बेल्जियम ने कितना अच्छा पावर शेयर कर लिया भाई, 50-50 के लिए सब कुछ पावर शेयर कर लिया, बिल्कुल शांति से जी रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी पावर शेयरिंग नहीं हुई। जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगा तब तक यहाँ पे दिक्कत रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन आज भी नहीं हुआ है, आज भी इसी तरीके से जी रहे हैं। आज भी तमिल लोग वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और ये लोग हमेशा उनको दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं। एंड स्टिल द पीपल ऑफ श्रीलंका दे आर वांटिंग अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो एक छोटा सा टॉपिक जो आपको बताया गया प्रोसेस ऑफ श्रीलंका का एग्जांपल देके पावर शेयरिंग के लिए, तो आप उसको समझिए, पढ़िए और उसको सही तरीके से पूरा वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है।